ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉज हैं और ये लॉज किस काम आते हैं? किरचॉफ्स लॉज सर्किट्स को सॉल्व करने में काम आते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास अगर होगा तो उसमें करंट की वैल्यूज़, डिफरेंट ब्रांचेस हैं सर्किट में, उन ब्रांचेस में करंट की वैल्यूज़, और सर्किट में डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यानी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड जो भी हमें कैलकुलेशंस करने हैं, उन कैलकुलेशंस के लिए हमें किरचॉफ्स लॉज काम आते हैं। ठीक है, तो दो किरचॉफ्स लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है जिसको हम नोडल लॉ भी कह सकते हैं, नोडल लॉ, और जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं, जंक्शन लॉ भी इसको कह सकते हैं। और जो दूसरा वाला है उसको मैश लॉ कह सकते हैं। ठीक है, या लूप लॉ भी कहा जा सकता है। दो लॉज हैं, जंक्शन लॉ और लूप लॉ, ये दो लॉज हैं। तो जंक्शन लॉ क्या है? पहले फर्स्ट वाले लॉ को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द जंक्शन लॉ? तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कहीं पर जंक्शन है, अब जंक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जंक्शन? जंक्शन का मीनिंग होता है, जैसे रेलवे का भी जंक्शन होता है। रेलवे में जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा स्टेशन जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेन्स जाती है, ऐसे जगह को बोलते हैं रेलवे जंक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रिकल जंक्शन का मतलब है एक पॉइंट जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में करंट जा सकता है या वहाँ से वापस भी आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे ट्रेन का जंक्शन एक पॉइंट जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेन जा सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन में वहाँ से रेलवे ट्रैक्स रहता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब है, मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये ओ एक जंक्शन है, इस पर डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ सकती है या यहाँ से जा सकती है। मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, पूरा सर्किट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है। हमने एक जंक्शन को लिया है, बहुत सारे जंक्शन हो सकते हैं सर्किट में, हमने किसी एक जंक्शन को लिया है। तो यहाँ पर सपोज़ इस तरफ से इन पॉइंट्स के भी नाम लिख देते हैं, चलो इन डायरेक्शंस के, ए बी सी डी ई ऐसे लिख दिया। तो ए से ओ की तरफ मान लो I1 करंट आ रही है, बी से ओ की तरफ I2 करंट आ रही है, और ओ से सी की तरफ मान लो कि I3 करंट जा रही है। ठीक है, और ई और डी, इनमें भी मान लो इधर I4 करंट जा रही है ओ से डी की तरफ, और ओ से ई की तरफ मान लो कि I5 करंट जा रही है। ठीक, तो किसी जंक्शन पर कुछ डायरेक्शंस होंगे जिनसे करंट आ रही होगी और कुछ डायरेक्शंस होंगे जिनमें करंट जा रही होगी, इस डायग्राम के जैसे। ठीक है, तो जंक्शन लॉ ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट आएगी, वॉट एवर करंट कम्स एट ए पॉइंट और गोज़ फ्रॉम इट, और यू कैन से इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो जितनी भी करंट उस जंक्शन पर है उसका नेट और यू कैन से अलजेब्राइक सम, वो हमेशा ही ज़ीरो होता है। ठीक है, ये है अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट सिग्मा आई इज़ ज़ीरो। ठीक है, सिग्मा आई मीन्स करंट का जो सम होगा, इस जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है उसका जो सम होगा वो हमेशा ही ज़ीरो होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, एट ए जंक्शन आई नेट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब ये आई नेट कह लो या सिग्मा आई कह लो, ठीक है, ये हमेशा ज़ीरो होगा। तो ये आई नेट का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आई नेट का मतलब है अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज़ मीन्स जैसे सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास, अप या डाउन, लेफ़्ट या राइट, डार्क और ब्राइट, येस और नो। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हम अलजेब्राइक सम यूज़ कर सकते हैं नेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ कि सपोज़ कि अगर हम लेफ़्ट साइड को लेते हैं माइनस और राइट साइड को लेते हैं प्लस, और उनको जो जितने भी क्वांटिटीज़ राइट साइड में हैं उनको पॉजिटिव ले लेंगे, जितने क्वांटिटीज़ लेफ़्ट साइड में उनको नेगेटिव ले लेंगे और अलजेब्राइक सम कर देंगे।
या अप या डाउन, अगर अप को हमने कहा पॉजिटिव तो डाउन को कह देंगे नेगेटिव, तो जब उनका सम करेंगे तो नेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि नेट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ओ पॉइंट को अगर देखें, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो पता चलता है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि यहाँ पर कुछ करंट इनकमिंग है जैसे कि I1 और I2, और कुछ करंट आउटगोइंग है जैसे कि I3, I4, I5। तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं। इनकमिंग के लिए मान लो हमने पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया और आउटगोइंग के लिए नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। ऐसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनकमिंग के लिए पॉजिटिव ही लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, और आउटगोइंग के लिए नेगेटिव लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो हम इनकमिंग को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली हम आउटगोइंग को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर नेट करंट कितना हो रहा है। तो इस गिवन एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम नेट करंट कैलकुलेट करते हैं तो आई नेट का मतलब होगा कि सारी इनकमिंग करंट को ऐड कर लो और फिर सारी आउटगोइंग करंट को ऐड कर लो। बट अलजेब्राइक सम करना है, अलजेब्राइक सम करना है तो मतलब यहाँ पर जो आउटगोइंग करंट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और इनकमिंग करंट पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमेशा ज़ीरो होना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई इनकमिंग, इनकमिंग करंट है हमारा I1 और I2, I1 और I2 को ऐड कर लिया, इनकमिंग था इसलिए हमने पॉजिटिव लिया दोनों को, और आउटगोइंग करंट हमारा है नेगेटिव, उसको हमने नेगेटिव माना है, तो -I3 -I4 -I5, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो अब थोड़ा और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो I1 प्लस I2 और यहाँ -I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया जाए, थोड़ा सा और इसको इजी वे में लिखने की कोशिश की जाए तो आ जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इनकमिंग इज़ इक्वल टू I आउटगोइंग। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह लो या नोडल लॉ कह लो, उससे हमने ये कंक्लूड किया है कि सारे इनकमिंग करेंट्स का सम सारे आउटगोइंग करेंट्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो लॉ है, देखो कोई भी लॉ होता है साइंस में, वो लॉ जैसे हमने कह दिया किरचॉफ्स लॉ, तो इट डजेंट मीन कि ये लॉ किरचॉफ ने बनाया। साइंस में कोई भी लॉ कोई बनाता नहीं है, वो लॉ ऑलरेडी नेचर में होता है। तो जो उसको स्टडी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो उस लॉ को डिस्कवर करते हैं, वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर नेचर का कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और साइंस का बेसिक और ये फंडामेंटल बात है कि नेचर में चार ही कंजर्वेशन लॉज हैं, चार कंजर्वेशन लॉज हैं जिनके ऊपर पूरा नेचर वर्क करता है। तो चार कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से हैं? व्हाट आर दोज 4 कंजर्वेशन लॉज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, हाँ, तो किरचॉफ ने ये जो लॉ बताया है, इसको डिस्कवर किया है, तो ये इन चारों कंजर्वेशन लॉज में से किस पर बेस्ड है? कोई ना कोई कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर ज़रूर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। फ्लोइंग कह लो, ट्रांसफर्ड कह लो, एक ही बात है। इनफैक्ट है तो ट्रांसफर्ड ही, बट अब फ्लोइंग डिस्कशन करते करते हमारा फ्लोइंग आ चुका है, उस लेवल पर आ गए हैं कि हम समझ सकते हैं कि फ्लोइंग और ट्रांसफर्ड एक ही बात है। तो करंट का मतलब हुआ चार्ज ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर टाइम का फैक्टर यूनिटी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा चार्ज इनकमिंग इक्वल टू चार्ज आउटगोइंग, यानी ओ पॉइंट पर जितना चार्ज ए और बी रास्ते से आया था, फाइनली उतना ही चार्ज सी, डी और ई रास्तों में डिवाइड होकर के चला जाएगा। भले ही अलग अलग रास्ते में अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, लेकिन जब हम टोटल करेंगे, टोटल चार्ज देखेंगे, टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। इट मीन्स फर्स्ट लॉ
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये एग्ज़ाम में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको याद रखना है। अब सेकंड किरचॉफ्स लॉ देख लेते हैं और उसके बाद में फिर इनका एप्लीकेशन भी देखेंगे, किरचॉफ्स लॉज का एप्लीकेशन। तो सेकंड लॉ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो लूप लॉ उसको बोलते हैं, लूप लॉ और मैश लॉ। मैश का मतलब होता है जाली। तो जाली जैसा कोई नेटवर्क अगर हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो वहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ जो हमारा है, सेकंड लॉ, और यू कैन से मैश लॉ और लूप लॉ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सर्किट ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट ले लेते हैं। तो सपोज़ हमारा जो सर्किट है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज़ करें, अगर मान लो ऐसा कोई सर्किट हमने लिया, एक सिंप्लीफाइड सर्किट ही ले लेते हैं और एक ब्रांच और हमने ले लिया। ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हमारा सर्किट है। इसमें जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ 2 सेल लगे हैं, इसका E1 EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है सेल का। यहाँ हम इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली दिखा नहीं रहे हैं, सेल के साथ होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ है क्या, उसको समझने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। वो होता है, वहाँ पर रहेगा, बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो हम स्मॉल r से लिखते, पहली बात तो सिम्बोलाइज करते, और दूसरा फिर इसको पूरे एक बॉक्स में डाल देते। तो R1 को हमने सेपरेटली लिखा है, तो ये समझ लेना है कि ये R1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये जो ब्रांच है सर्किट का BE, इसमें एक सेल लगा है जिसका EMF है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3, इसमें CD ब्रांच में। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हमें सेकंड लॉ को अप्लाई करके समझना है कि सेकंड लॉ एक्चुअली होता क्या है। मैश लॉ, लूप लॉ भी क्यों कहते हैं वो भी समझ में आएगा अभी। तो देखें, अगर ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने लूप्स दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी लूप्स, कितने लूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चैट में लिखो कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, पता चले तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। हाउ मेनी लूप्स यू कैन सी, कितने लूप्स दिखाई दे रहे हैं। लूप मीन्स क्लोज्ड पाथ, कितने लूप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3। और कोई एक आंसर मिला 3 लूप्स। एनीबडी एल्स? 2 3, ओके ओके, 3 2 3 3 2, ओके, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर है 3 लूप्स और वो सही भी है, ठीक है। यहाँ पे 3 लूप्स हैं। देखो 2 लूप्स तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 2 लूप ये हैं ABEFA, ये करेक्ट है। कौन सा? ABEFA, एक लूप ये दिखाई दे रहा है और एक लूप ये दिखाई दे रहा है BCDEB, ये दूसरा लूप हुआ। और एक लूप भी है, ये भी एक लूप है। B से इधर मुड़ने के बजाय सीधा चले आएंगे, ABCDEFA, एक ये लूप है, ठीक है। ये पूरा भी एक लूप काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 लूप्स हैं, ठीक। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, अब ध्यान दो, ठीक है। अब लूप्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 लूप्स हैं और समझ में आ गया कैसे हैं। अब ध्यान दो इस बात पर कि किरचॉफ्स लॉ लूप के बारे में क्या कहता है, ठीक है। तो लूप लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 लूप्स हैं, तो किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी एक क्लोज्ड लूप में सिग्मा आई आर विल बी इक्वल टू सिग्मा EMF, ठीक है। अभी मैथमेटिकली लिखा है, इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा EMF।
सी सिग्मा आई आर। आई आर क्या चीज़ होता है? आई आर का क्या मतलब है? व्हाट इज आई आर? यस, एनीबडी? आई आर क्या चीज़ है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस? करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है? अरे बहुत इजी बात है, जल्दी बताओ। व्हाट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस? करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी लूप में जितने भी आर हैं, आर मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये हमने सपोज पहला वाला लूप ले लिया, ए बी ई एफ ए, ये लूप हमने ले लिया, ठीक है। तो इस लूप में जितने भी आर हैं, कितने आर हैं इस लूप में? कितने आर हैं इस लूप में? 2 आर हैं, R1 और R2। आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे, अभी समझने के लिए उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर हैं। तो सिग्मा आई आर का मतलब है कि हर रेजिस्टेंस के लिए आई आर की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। यानी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसका अलजेब्राइक सम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अलजेब्राइक सम का क्या मतलब है, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी बताते हैं। तो हर रेजिस्टेंस के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और उनका अलजेब्राइक सम किया। तो दैट अलजेब्राइक सम, what algebraic sum of potential difference of all the resistances will be equal to sigma EMF। यानी कि उस पर्टिकुलर लूप में जितने EMF हैं, यानी जितने सेल्स हैं उनका अपना अपना कुछ EMF होगा, ठीक है। तो जितने EMFs हैं उन EMFs का भी अलजेब्राइक सम करें, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्राइक सम will be equal to algebraic sum of the EMFs in that particular circuit, ठीक है। ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है। इन ए क्लोज्ड लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ द EMFs इन दैट पर्टिकुलर लूप। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका मीनिंग समझना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब देखो लेफ्ट साइड में क्या चीज़ था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसा कि हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नथिंग बट एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी होता है, ठीक है। तो अब इधर भी देख लें, ईएमएफ भी क्या होता है? वो भी एनर्जी ही होता है। ईएमएफ इज़ ऑल्सो एनर्जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ईएमएफ वो भी एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ये पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, पिछले क्लास से पहले वाले क्लास में डिस्कशन हुआ था कि ईएमएफ क्या चीज़ है। व्हाट इज़ ईएमएफ? ईएमएफ इज़ द मैक्सिमम एनर्जी विच ए सेल कैन प्रोवाइड, ठीक है। सेल एक सेल मैक्सिमम कितनी एनर्जी सर्किट में प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसको ईएमएफ से माइनस कर दो, तो जो बची हुई एनर्जी है वो हमें बाहर सर्किट में मिलेगी, ठीक है। और उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, फिर से बोल देते हैं, रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ओके। तो ऐसे बोल सकते हो कि ये है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल्स, ये राइट साइड में, यानी सिग्मा ईएमएफ। ये है नेट एनर्जी, सिग्मा लगा दिया ना इसलिए हमने बोल दिया इसको नेट। नेट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ऑल द सेल्स इन ए लूप is equal to net energy consumed across all the resistors in that loop, ठीक है। अभी क्या बोला था? potential difference is energy consumed across the loops, across the resistance in a loop। तो ये है net energy provided by all the cells और ये है net energy consumed across all the resistance in that particular loop, ठीक है। समझ में आई बात? तो सिंपल है, एनर्जी कितनी दी गई, सेल्स ने टोटल कितनी एनर्जी दी, और ये है टोटल कितनी एनर्जी यहाँ पर खर्च हुई। तो एनर्जी
प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो ऑब्वियसली ये कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, जल्दी से जवाब दो। विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज दिस? एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो, कौन सा लॉ है? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बात को याद रखना है कि फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ये हमें बताता है कि किसी सर्किट में हमें सेल्स से कितनी एनर्जी मिली और ये बताता है कि उस सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। अच्छा, अब यहाँ पर और डिस्कशन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या मतलब है और अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी अलजेब्राइक सम बोला जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगे और जबकि कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे। तो कौन से टर्म्स को पॉजिटिव लेना है, कौन से टर्म्स को नेगेटिव लेना है, अब ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल के लिए हमने जो नेटवर्क लिया है, इसमें हमें 3 लूप दिखाई दे रहे हैं। तो हम बारी बारी से एक एक लूप के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे और पता चल जाएगा कि कैसे हमें किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करेंगे यानी लूप लॉ जहाँ भी यूज़ करेंगे, तो पहला काम होगा कि हम सर्किट में करंट का डिवीज़न सही से करें। करंट का डिवीज़न हमें पहले करना होगा। ठीक है, तो करंट का डिवीज़न का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा नेटवर्क है, इसमें हम देखें कि करंट कौन कौन से सेल से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और जब कोई जंक्शन आएगा तो जंक्शन पर जो करंट आएगा वो डिवाइड होकर किधर जाएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो करंट डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट डिवीज़न हम ठीक से नहीं करेंगे, उसमें गलती कर देंगे, तो फिर किरचॉफ सेकंड लॉ से जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन भी गलत आएगी, फिर हमारा डिज़ायर्ड कैलकुलेशन नहीं आएगा, रिज़ल्ट गलत आएगा। तो देखें, फॉर एग्जांपल ये पहले सेल से हम स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी लाइन का मतलब है हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन का मतलब है लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली इधर भी ये सेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिया है, ऐसा मान लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ हमने सिंप्लिसिटी के लिए उसको इग्नोर कर रखा है। ठीक है, तो ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज करंट स्टार्ट होती है। मान लो कि I1 करंट ये सेल हमें देता है और सिमिलरली ये वाला सेल I2 करंट देता है। तो I1 करंट इधर से आया B पॉइंट पर। अब B पॉइंट पर I1 करंट आया तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब I1 करंट B पॉइंट पे पहुँचा तो I1 करंट के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ऐसे इमेजिन करो कि एक नाली से पानी आ रहा था ऐसे, और यहाँ पर इसको आके 2 रास्ते मिल गए। अब किसी नाली में पानी जा रहा है और आगे उसको 2 रास्ते मिल गए, तो वो दोनों रास्तों में डिवाइड हो सकता है, कुछ पहले रास्ते में जाएगा, कुछ दूसरे रास्ते में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो करंट डिवीज़न के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान से सुनेंगे। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इम्पॉर्टेंट भी है, जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ईजी भी है, इसको समझना भी उतना ही आसान है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ही रास्ते में 2 तरफ से करंट नहीं आ सकता। अगर अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस की बात करो तो क्या कभी ऐसे देखा है कि एक पानी की पाइप में दोनों तरफ से पानी आ रहा हो? कभी देखा है ऐसा? तो दोनों तरफ से मान लो अगर पानी डालते भी हैं, इधर से भी डाला इधर से भी डाला, तो जिस तरफ से रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो पानी का ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली वही ओवरटेक करेगा, और जो कम रेट वाला पानी था उसको ओवरटेक करके फाइनली मान लो इस साइड से ज़्यादा पानी आ रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो है, तो अल्टीमेटली इसी का फ्लो इस पाइप में होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? फिर से बोल देते हैं, जैसे पानी के पाइप की बात की वैसे ही यहाँ पर बोल देते हैं, एक सर्टेन ब्रांच में 2 तरफ से करंट नहीं आ सकता। ठीक है,
अगर मान लो कि बाय चांस अगर ऐसा हो भी गया तो अल्टीमेटली एक ही करंट रहेगा, दूसरे वाले को वो ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बी पॉइंट पर क्या हुआ, I1 करंट आया, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो I1 करंट इस रास्ते में भी जा सकता था और उसका कुछ पार्ट इस रास्ते में भी जा सकता था। बट यहाँ पर देखो हमने E2 सेल से ऑलरेडी I2 करंट इस तरफ ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें B से इस सेल की तरफ I1 करंट का कोई भी पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम इधर से करंट ले चुके हैं तो हमें इधर से कोई करंट नहीं लेना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर हम I2 करंट यहाँ नहीं लेते, पहले से I2 करंट नहीं लेते, तो ऐसा हो सकता था कि I1 का एक पार्ट इधर चला जाता, I1 का एक पार्ट मान लो इधर चला जाता I2, और बचा हुआ इस तरफ आ जाता। I1 में से I2 इधर चला जाता और बचा हुआ यानी I1 माइनस I2 इधर जा सकता था, तो भी ये करंट का डिवीज़न हमारा सही होता, ये गलत नहीं माना जाएगा, तो भी सही है। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी मान लेते हैं कि हमने I2 करंट इस सेल से बाहर की तरफ ले लिया था, पहले जैसा ही बना देते हैं फिर से, I2 करंट हमने इस तरफ से ले लिया था, तो अब I1 का कोई भी पार्ट इधर नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, I1 इधर से आएगा B पॉइंट पर, I2 इधर से आएगा B पॉइंट पर, दोनों यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, I1 प्लस I2 नेट इनकमिंग करंट हो जाएगा। फिर आगे एक ही रास्ता बचता है, इस रास्ते में I1 और I2 दोनों मिल करके इस तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, और इस R3 से I1 प्लस I2 करंट इस R3 से पास होते हुए यहाँ चला जाएगा। ये जंक्शन नहीं है, इसको ध्यान दें, जैसे D पॉइंट है, F पॉइंट है, A है, C है, ये जंक्शन नहीं है। ठीक है, A C D F ये जंक्शंस नहीं है। जंक्शंस कौन कौन से हैं, B और E, केवल यही जंक्शन है। जंक्शन पर ही करंट का डिवीज़न होगा या एडिशन होगा। ठीक है, ये तो जस्ट वायर को टर्न किया गया, वायर को मोड़ा गया, ये दिस इज़ नॉट जंक्शन। ठीक है, तो I1 प्लस I2 करंट इधर से आया, D से यहाँ पहुँचा, E पॉइंट पर पहुँचा, I1 प्लस I2 करंट। अब देखो यहाँ पर फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात, जब E पॉइंट पर पहुँचा अब फिर क्या होगा, अब I2 करंट ही इस रास्ते में जाएगा, I1 प्लस I2 में से I2 करंट इस रास्ते में चला जाएगा और बचा हुआ करंट यानी कि I1 इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखना है कि किसी सेल से जितना करंट बाहर निकलते हुए हमने दिखाया था I2, उसमें वापस आते हुए भी उतना ही करंट दिखाना है, एग्जैक्टली सेम, ना उसमें कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली पहले वाले सेल से हमने I1 करंट बाहर निकलते हुए दिखाया था, तो इसमें जब रिटर्न आएगा तो I1 करंट ही रिटर्न आएगा, ना I1 से कम ना I1 से ज़्यादा। ऐसा क्यों, अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेल से I1 चार्ज बाहर निकला, हम I1 को चार्ज कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज करंट इज़ नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। तो यहाँ से I1 चार्ज बाहर निकला तो I1 चार्ज ही वापस आ सकता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सिमिलर चीज़ यहाँ पर है, सेकेंड सेल से I2 चार्ज बाहर निकला तो I2 चार्ज ही वापस आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा। करेक्ट, तो करंट डिवीज़न इस तरह से किया जाएगा। इसमें दो बातें याद रखनी है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। वो कौन सी दो बातें हैं, पहली बात कि एक ही ब्रांच में दो करंट नहीं हो सकते। ठीक है, दो करंट नहीं हो सकते। अल्टीमेटली अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है तो एक ही करंट रहेगा, तो कभी भी इक्वेशन लिखते समय एक ही ब्रांच में दो करंट नहीं लिखे जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि सेल से जितना करंट बाहर निकला था उतना ही करंट वापस आना चाहिए। ये दो बातें याद रख करके ही हमें करंट डिवीज़न करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ करंट डिवीज़न। अभी तक हमने लूप लॉ अप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ करंट डिवीज़न ही देखा है। ठीक है, तो लूप लॉ अप्लाई करते हैं। सपोज़ ये वाला ही लूप ले लिया हमने, पहला वाला लूप ABEFA। अब देखो इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखने का ढंग भी सीखो। तो कैसे लिखेंगे, फॉर लूप ABEF और फिर से A लिखेंगे। ठीक है, ABEFA। जब दोबारा से A लिखोगे तब तुम्हारा लूप क्लोज्ड होगा, तब कंप्लीट लूप बनेगा। अगर A नहीं लिखा तो यहाँ पे ख़त्म हो गई बात।
ठीक है। तो क्लोज लूप बताने के लिए हमें दोबारा से ए लिखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया फॉर लूप ए बी ई एफ ए। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। सिग्मा आई आर हमें लिखना है, यानी सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका अलजेब्राइक सम हमें लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा अलजेब्राइक सम, हाउ टू राइट? तो देखें यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या कि जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखते समय पहले हम एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन पहले डिसाइड कर लेंगे। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस। हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, और अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट करंट जा रहा है तो वो हम नेगेटिव ले लेंगे। ये अलजेब्राइक सम में भी वही बात कही थी कि अगर हमने लेफ़्ट को नेगेटिव बोला है तो राइट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अप को पॉजिटिव बोला है तो डाउन नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कोई कानून नहीं है, हम इसका उल्टा भी मान सकते थे, हम अप को नेगेटिव और डाउन को पॉजिटिव लेकर भी कर सकते थे, फाइनली रिज़ल्ट सेम आएगा। तो ये आर्बिट्ररी होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। तो सपोज़ हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ये डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है, ये एरो दिख रहा है क्लियरली। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया। तो इस लूप के अंदर जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लेना है, बट आर्बिट्ररी है, हम कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बाकी के लूप्स हैं उनके लिए भी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। जो हमने किसी एक लूप में माना है दूसरे लूप्स में भी हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। इससे बस ये होगा कि हमारे कैलकुलेशन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न नहीं होने से कैलकुलेशन सही आएगा और लास्ट में हमारा रिजल्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब देखें इस पर्टिकुलर लूप में ए बी ई एफ ए में कौन से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो देखें इधर दो रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, R1 और R2। तो R1 में जो करंट जा रहा है वो देखें, ध्यान से देखें, इस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है I1 का एरो देखो ये है, I1 इज़ फॉलोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने आर्बिट्ररीली पॉजिटिव चूज़ कर ही लिया है। तो I1 को पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा प्लस I1 R1, करेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं, इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं R2 रेजिस्टेंस हमें मिला, लेकिन R2 में जो करंट है हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर था, ऐसे था, हमें A से B जाना था, B से E जाना था, E से F और F से A ऐसे जाना था। लेकिन यहाँ पर करंट का एरो देखें, करंट का एरो किधर जा रहा है, हमारे जो पॉजिटिव डायरेक्शन हमने माना था उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि I2 को हमें नेगेटिव लेना है, तो माइनस I2 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना था R2, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इस लूप में दो ही रेजिस्टेंस थे, दोनों के लिए हमने IR लिख लिया, मतलब ये वाली चीज़ हमारी हो गई सिग्मा IR। और अगर कोई रेजिस्टेंस होता, मान लो यहाँ पर होता, तो उसके लिए ऐसे ही एक टर्म और ऐड हो जाता, जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने ही टर्म्स होंगे सिग्मा IR में। ओके, नाउ राइट साइड में हमें लिखना है सिग्मा EMF। सिग्मा EMF इस पर्टिकुलर लूप में जितने EMF आ रहे हैं उनका अलजेब्राइक सम। तो EMF का अलजेब्राइक सम कैसे लिखा जाएगा, इसमें भी हमें सेम साइन कन्वेंशन ही फॉलो करना है, सेम साइन कन्वेंशन। मतलब जो हमारा आर्बिट्ररीली चूज एंड पॉजिटिव है, आर्बिट्ररीली चूज एंड पॉजिटिव मतलब ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वाला सेल, इसमें दो सेल हैं, जो वाला सेल हमारे आर्बिट्ररीली चूज एंड पॉजिटिव डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जिस सेल का करंट हमारे आर्बिट्ररीली चूज एंड पॉजिटिव के अगेंस्ट जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लूप में दो सेल्स हैं। अगर पहले वाले सेल को हम देखें, पहले वाले सेल का जो करंट है वो किस तरफ बाहर निकल रहा है, इधर पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो करंट इधर निकलेगा। तो हमारा आर्बिट्ररीली चूज एंड पॉजिटिव भी इधर ही जा रहा था, यानी कि E1 पहले वाले सेल का EMF हम पॉजिटिव लेंगे,
ठीक है। जबकि दूसरे वाले सेल को अगर देखें, इस वाले सेल को, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इस सेल से जो करंट निकलेगा वो इस तरफ जाएगा, यानी हमारे आर्बिट्रेरली चूजन पॉजिटिव के अगेंस्ट जाएगा। तो इस वाले सेल का ईएमएफ हम लेंगे नेगेटिव। तो ये राइट साइड में हो गया सिग्मा ऑफ ईएमएफ इन दिस पर्टिकुलर लूप। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी इसको रीअरेंज किया जा सकता है, प्लस माइनस को इधर उधर कर सकते हैं, जो कॉमन न्यूमेरिकल टर्म्स होंगे उनको कॉमन ले सकते हैं। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर लूप के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ऐसे ही जितने लूप्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए थे 3 लूप्स हमने आइडेंटिफाई किए। तो तीनों लूप्स के लिए हम कितने इक्वेशन लिख सकते हैं? 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लूप सेलेक्ट करते हैं। सपोज ये वाला लूप ले लिया हमने, BCDEB। इस लूप के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन कैसा आएगा? फॉर लूप BCDEB, इस वाले लूप के लिए BCDEB, इस लूप के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो कैसा आएगा? तो पहले सिग्मा IR लिख लेते हैं। तो इस लूप में एक रेजिस्टेंस है R2। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन यहाँ लिया था उसी को यहाँ भी पॉजिटिव लेना है। तो इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को। तो R2 में जो करंट है, देखो R2 में जो करंट है वो हमारे चूजन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हमने ये वाला लूप चुना था ऊपर वाला, तब उसमें यही I2 नेगेटिव हो जा रहा था। बट हमने नीचे वाला लूप चुना और सेम डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो इसमें I2 पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि एक लूप में जो करंट चूज़ किया है, दूसरे लूप में भी वही करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन हमें चूज़ करना है। ठीक है, बाकी I1 I2 जैसा आ रहा है वो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस बात से फिर कोई मतलब नहीं रखेंगे कि पहले ही वो नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा है। वो लूप की कहानी ख़त्म हो गई। अब उस लूप की कहानी को इधर हमें इंसर्ट नहीं करना है। इस लूप की कहानी अलग है, इस लूप की कहानी अलग है। एवरी लूप हैज़ टू बी ट्रीटेड इंडिविजुअली, अलग अलग हमें उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग I2 आ रहा है पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस I2R2। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस ये मिला R3, और इसमें जो करंट है ये हमारे चूजन डायरेक्शन में ही जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन था। ठीक है, यानी कि ये जो करंट थी, कितनी करंट थी I3 में? प्लस I1 प्लस I2, और R3 हमारा रेजिस्टेंस था। तो ये पूरी करंट भी हमने पॉजिटिव ले ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे ये आर्बिट्रेरीली चूजन पॉजिटिव के ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये सिग्मा IR हो गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में सिग्मा EMF। इस लूप में देखें अब कितने EMF हैं, कितने सेल्स हैं? एक ही सेल है E2, कोई दूसरा सेल है ही नहीं। और उसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, यानी हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देखने से पता चलता है कि E2 का जो पोलैरिटी है, यानी वहाँ से जो करंट निकलने की पॉसिबिलिटी है, वो वही है जो हमारा आर्बिट्रेरली चूजन पॉजिटिव का डायरेक्शन है। यानी कि E2 का EMF पॉजिटिव लेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस E2। ठीक है, और कोई टर्म यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही सेल है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये हमने इस वाले लूप से बना ली। और एक लूप बाकी है, उसके लिए भी इक्वेशन इसी तरह से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम लोगों को खुद से बनानी है और इसको बना के प्रैक्टिस करना है, देखना है क्या है। ठीक है, तो ये हमारे किरचॉफ्स लॉज हो गए, और इसके लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे। NCERT बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल एक दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नंबर एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, क्या नंबर है उस सॉल्व्ड एग्जांपल का। उस सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, करंट डिवीज़न करना होगा। देखो वो जो सॉल्व्ड एग्जांपल जिसकी हम बात कर रहे हैं NCERT बुक में दिया है, उसमें करंट डिवीज़न ऑलरेडी किया हुआ है, बट तुम्हें उसका करंट डिवीज़न नहीं देखना है, अपने आप से सर्किट बनाना है कॉपी में, और करंट डिवीज़न सबसे पहले करना है। करंट डिवीज़न के बाद में ही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो करंट डिवीज़न के लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें जो अभी बताई गई वो याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि एक ही ब्रांच में 2 करंट शो नहीं करना है। ठीक है, 2 करंट शो नहीं करना मीन्स उनका रिजल्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे I1 प्लस I2 है,
बट ये दो करंट नहीं मानी जाएगी, I1 प्लस I2 मिलकर तो एक ही करंट हुई, देखो एक ही एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको दो करंट नहीं बोलेंगे, ये एक ही करंट है जो I1 और I2 के मिलने से बनी है। कहने का मतलब है कि ऐसे एरो नहीं आने चाहिए किसी भी ब्रांच में, एक ब्रांच में दो तरफ से करंट नहीं आ सकती। अगर तुमने एक तरफ से ऑलरेडी उसमें चूज़ कर लिया है तो उसी करंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एक बात होगी। और दूसरी क्या होगी, सेल से जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हुए दिखाओगे एग्जैक्टली उतनी ही करंट वापस आनी चाहिए। यस करेक्ट। एग्जाम्पल 3.6 है, ये हमारे एक फ्रेंड स्टूडेंट बता रहे हैं। 3.6 जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको कर लेना है। तो क्या करना था, करंट डिवीज़न के लिए एक ही ब्रांच में दो करंट नहीं लेना है, किसी सेल से जितना करंट बाहर निकलते हुए दिखाया है उतना ही करंट एग्जैक्टली वापस आना चाहिए। और ये हो गया करंट डिवीज़न। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें एक पर्टिकुलर लूप को चुनना है। अब लूप कौन सा चुना जाएगा, बहुत सारे लूप्स रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कौन से वाले करंट पता करने हैं या कौन से ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, मतलब जो भी हमारा डिज़ायर्ड क्वांटिटी होगा उसको ध्यान में रख के हम लूप सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि हमसे पूछा जाता कि R3 से पास होने वाला करंट कितना होगा, यानी I1 प्लस I2 की वैल्यू बताना है। या और कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो कि हमें यहाँ EMF कितना है ये बताना है। मान लो कि E1 के बारे में पूछा गया और हम लूप ले रहे हैं ये वाला, तो इसमें तो E1 आया ही नहीं, तो E1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो अगर E1 के बारे में पूछा तो हमें ये वाला लूप कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा, या फिर ये वाला लूप भी ले सकते थे, ACDFA भी ले सकते थे, ठीक है। बट उस लूप में E1 आना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन में E1 आएगा। तो कौन से लूप को हम सेलेक्ट करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे, जितने लूप्स होंगे उतने इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे। कितने इक्वेशन बनाने चाहिए ये भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में जितने अननोन क्वांटिटीज़ होते हैं, हमने जब करंट डिवीज़न किया उसमें जितने करंट्स हमने लिए तो अननोन क्वांटिटीज़ आएंगे। अननोन क्वांटिटीज़ में क्या रहते हैं, जनरली करंट्स ही रहते हैं। तो जितने अननोन क्वांटिटीज़ होंगे तो हमें पता है जितने अननोन क्वांटिटीज़ होते हैं उतने ही हमें इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो अगर 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं तो 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए, 4 हैं तो 4 हैं, 2 हैं तो 2 बनाने पड़ेंगे। इस तरह से करते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है वो बता देते हैं कि करंट डिवीज़न करते समय हम कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ अननोन्स कम से कम रहे, क्योंकि नंबर ऑफ़ अननोन्स जब कम से कम रहेगा तो हमें इक्वेशन भी कम चाहिए होंगे, उनको सॉल्व करना भी ईजी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जैसे I1 करंट हमने लिया था, I1 करंट लिया था, इसको हम अगर ऐसा कर देते कि I1 में से I2 करंट इधर चला गया और I3 करंट इधर से चला गया। देखो मान लो कि हमने ऐसे कर दिया करंट डिवीज़न। सपोज़ I1 करंट इधर से आया था, I1 करंट आया था इधर से, ठीक है, और हमने कह दिया कि I2 करंट इधर चला गया और इधर I3 करंट चला गया। तो देखो एक जंक्शन पर पहुंचते पहुंचते ही हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, I1, I2, I3, 3 अननोन करंट्स हो गए हमारे पास। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए हो जाएंगे यहीं पे, फिर आगे फिर डिवीज़न होगा। इसमें तो इजी एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स को कम रखने का तरीका ये है कि अगर I2 करंट तुमने इधर भेज दिया तो यहाँ पर फिर I3 नहीं लिखना है, यहाँ पर अच्छा होगा कि हम I1 माइनस I2 लिखें, ठीक है। I1 करंट में से I2 इधर चला गया, बचा हुआ इधर आ गया। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे 2 ही अननोन हुए, I1 और I2, यहाँ भी I1 और I2 ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से करंट डिवीज़न करना है कि नंबर ऑफ़ अननोन्स कम से कम रहें, तो कम इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या हमने किया, करंट डिवीज़न किया। करंट डिवीज़न के बाद में करंट डिवीज़न में 2 बातें याद रखी, क्या कि सेल से जितना करंट निकलेगा उतना ही वापस आएगा और एक ही ब्रांच में 2 करंट्स नहीं होंगे। और उसके बाद क्या किया, हमने ये ध्यान रखा कि नंबर ऑफ़ अननोन्स कम से कम रहें। उसके बाद एक पर्टिकुलर लूप को चुना। कौन से लूप को चुनना है, जिस लूप में हमें हमारा डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस लूप को चुना, इक्वेशन बनाया। और ये इक्वेशन सब लीनियर इक्वेशंस होंगे, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा EMF। इसमें I और R की वैल्यू में से I ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहता है या R न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, तो अल्टीमेटली लीनियर इक्वेशंस बन जाते हैं। तो उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और हमारी डिज़ायर्ड क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। और रिज़ल्ट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि करंट की वैल्यू कई बार हमारी आ रही है पॉजिटिव,
और आंसर में दी गई है नेगेटिव, या हमारी करंट की वैल्यू आ गई नेगेटिव और आंसर में दी हुई है पॉजिटिव। मान लो कि हमने यहाँ पे करंट कैलकुलेट किया इस ब्रांच में, ये मान लो आ गया हमारा -5 एम्पियर आ गया, ठीक है, या बल्कि इस ब्रांच को लें तो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। मान लो कि I2 का हमने जैसे पहले डिवीज़न किया था वैसा ही फिर से बना लेते हैं जैसा पहले किया था, ये तो अभी समझने के लिए चेंज किया। तो I2 करंट इधर था हमारा, ये हमारा पहले जैसा डिवीज़न फिर से हो गया। तो सपोज़ I2 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आ गई -3 एम्पियर आ गई, सपोज़ -3, और आंसर में दिया गया +3। तो इसका ये मतलब है कि हमारा आंसर गलत हो गया? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा आंसर गलत हो गया। सिर्फ ये हुआ कि हमारे करंट डिवीज़न के अकॉर्डिंग I2 करंट इस तरफ जा रहा था, बट आंसर में हमारा आया था -3, बट आंसर में दिया +3। इसका मतलब ये है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन चूज़ किया था I2 इधर नहीं होगा बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई? तो जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी थी करंट डिवीज़न की कि I1 का एक पार्ट इधर चला जाएगा, बचा हुआ इधर आएगा, तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ चूज़ किया है वो पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं थी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो सही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा आंसर गलत है, बस ये है कि ये क्योंकि डायरेक्शन सब आर्बिट्ररी होते हैं, हम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव कोई भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। सिर्फ जो आर्बिट्ररीली चूजन डायरेक्शन है उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन फाइनली सही है। तो ये बात आंसर में लिख दी जाती है कि हमारा माइनस आया है, आंसर में प्लस दिया है, इट मीन्स कि जो चूजन डायरेक्शन है उसके अपोजिट में एक्चुअल करंट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ और कैसे इक्वेशन लिखेंगे ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और सॉल्व एग्जाम्पल NCERT बुक का 3.6 कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एक लूप बाकी रह गया, कौन सा, ये बड़ा वाला लूप ABCDEFA वाला, इस ब्रांच को छोड़ देंगे। जब इस लूप को लिखेंगे तो इस ब्रांच की कोई बात नहीं की जाएगी, इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।